हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा और आज हम व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई थी। आज हम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये देखना है कि व्यंजन संधि कहते किसे। इसमें बड़ी भ्रांतियाँ हैं। इसकी परिभाषाएं देखता हूँ मैं अक्सर। क्या होता है कि कोई कुछ अपने तरीके से बता रहा है, कोई कुछ अपने तरीके से बता रहा है। व्यंजन संधि का जो अभिप्राय है, व्यंजन संधि की जो परिभाषा है, उसको ध्यान से देखें। और मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक ही विनती है, मशवरा है, कुछ भी आप समझिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें, तभी आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ आएगी। चलिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। देखो, यहां व्यंजन लिखा हुआ है, इसके बाद कोई स्वर हो, या व्यंजन प्लस व्यंजन हो, या स्वर प्लस व्यंजन हो। इसमें आपको तीन ही स्थितियां मिलेंगी। ये देखो, व्यंजन प्लस से पहले हो और बाद में स्वर हो, या शुरू में व्यंजन हो और बाद में भी व्यंजन हो, प्लस के बाद भी व्यंजन हो, और शुरू में स्वर हो और बाद में भी व्यंजन हो। ठीक है, जब इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन का स्वर के साथ मिलने से, या व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलने से, या स्वर का व्यंजन के साथ मिलने से जो भी परिवर्तन आता है, जो भी विकार होता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, प्राय मैंने देखा है कि आपको यह बता दिया जाता है कि व्यंजन किसे कहते हैं, दो व्यंजनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उदाहरण जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। व्यंजन, देखो, व्यंजन और व्यंजन हो सकते हैं। स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर के बाद स्वर आता है, स्वर प्लस स्वर मिलकर के जो परिवर्तन होता है, वहां व्यंजन का कोई काम ही नहीं है स्वर संधि में। जब स्वर के बाद स्वर ही मिलेगा आपको स्वर संधि में, पर व्यंजन संधि में व्यंजन शुरू में भी मिल सकता है, शुरू में स्वर भी मिल सकता है, पर ऐसा नहीं मिलेगा कि स्वर के साथ स्वर आए। स्वर यहां मिलेगा तो इधर व्यंजन मिलेगा, इधर व्यंजन मिलेगा, ये तो इधर स्वर मिलेगा, और व्यंजन के बाद व्यंजन तो मिल ही सकता है, क्योंकि व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं। ये तीन स्थितियां आपको व्यंजन संधि में मिलेगी। तो आइए, हमारी परीक्षा में पूछी जाती है एक संधि, पहले का तीसरे में परिवर्तन। कौन सी पूछी जाती है? पहले मतलब पहले वर्ण का, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये हमारी संधि है। पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये ठीक है। पहले वर्ण मतलब जैसे क वर्ग है, क वर्ग में पहला क ही होता है, क ख ग घ, यूं। तो पहले वर्ण का, हमारे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें से पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में जब परिवर्तन होता है तो उस संधि को कहते हैं जसत्व संधि। उस संधि का नाम है जसत्व संधि। ठीक है, जसत्व संधि उसको कहते हैं। व्यंजन संधि में जो पहली संधि है वो है जसत्व संधि। जैसे आपकी स्वर संधि में दीर्घ संधि थी, गुण संधि थी, वैसे ही पहले का तीसरे में परिवर्तन कह लो, या इसको शॉर्ट में जसत्व संधि कह लो। इसको जसत्व संधि भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले का तीसरे में परिवर्तन होता कब है। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि व्यंजन संधि कभी भी आप नहीं भूलेंगे, यानी पहले का तीसरे में परिवर्तन कभी भी आप नहीं भूलेंगे। चलिए देखो, पहले वर्ण का आपको प्लस से पहले हर वर्ग का पहला वर्ण मिलेगा। जैसे पहला वर्ण लिख देता हूं मैं साथ में, क, च, ट, त और प। क, च, ट, त और प। देखो, ये क वर्ग का पहला है, ये च वर्ग का पहला है, ये ट वर्ग का पहला है, ये त वर्ग का पहला है और ये प वर्ग का पहला है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आपको प्लस से पहले मिलेगा। ठीक है,
और बाद में आपको सघोष मिलेगा, बाद में आपको सघोष मिलेगा। आइए सघोष और अघोष पर पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको सघोष का पता ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। अब देखो अघोष ये वर्ण के भेद होते हैं, क्योंकि वर्ण के उच्चारण की दृष्टि से अलग भेद हैं, ठीक है, और ये प्रयत्न के हिसाब से अलग भेद हैं, तो अलग अलग भेद होते हैं। तो आइए अघोष वर्ण होते हैं और सघोष वर्ण होते हैं। पहली बात तो इनको अघोष और सघोष क्यों कहा जाता है यह बात हमें जाननी है, ठीक है। तो दोस्तों देखो अघोष वर्ण ये इसको अलग अलग करें तो अ अलग है और घोष अलग है, ठीक है। इसमें भी स अलग है, घोष अलग है, ठीक है। घोष का मतलब होता है नाद, नाद या एक गर्जन कह लो, ठीक है, उसको घोष कहते हैं। अघोष जो बिना नाद के बोला जाता है, ठीक है। सघोष जो घोष के साथ बोला जाता है। जब शादी में आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड आता है तो उस पर लिखा मिलता है कि आप सपरिवार आमंत्रित हैं, आप जो है विद फैमिली हैं। तो सपरिवार का मतलब क्या होता है? परिवार के साथ। तो सघोष का मतलब हुआ घोष के साथ, और घोष क्या है? एक नाद है, एक गर्जना है, ठीक है। गर्जन कैसी? ये हमारा स्वर तंत्र है। ये जब जिस वर्ण को बोलने में इस स्वर तंत्र पर कोई प्रतिक्रिया होती है तो वो सघोष होता है, और कोई प्रतिक्रिया जब नहीं होती तो वो अघोष होता है। स्वर तंत्र पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, तो वो अघोष कहलाता है। और जो फर्क पड़ता है घर्षण के साथ, एकदम से जब वायु निकलती है, ठीक है, नाद के साथ, गर्जन के साथ एक वायु निकलती है तो वह सघोष होता है। और सामान्य रूप से जब स्वर तंत्र से वायु निकलती है, वो शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो वह वर्ण का जब उच्चारण किया जाता है तो वह अघोष होता है, ठीक है। ये था अघोष और सघोष। अब अघोष और सघोष कौन कौन से होते हैं? बड़े ध्यान से देखें। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह अघोष होता है, और इसको छोड़ के, पहले और दूसरे को छोड़ के जितने भी वर्णमाला में वर्ण बच गए, चाहे वो स्वर है या व्यंजन है, वे सारे सघोष होते हैं, ठीक है। स्वर प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा और ये यर, ल, सारे जितने भी हैं, ये जितने भी बच गए, ये सारे कैसे हैं? ये हैं हमारे सघोष, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो होता है वह होता है अघोष, और स्वर प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये जो होता है ये होता है हमारा सघोष। इसको आपको याद रखना है। अब देखो हमने क्या कहा, क, च, ट, त, प ये प्लस से पहले हो और बाद में सघोष हो। सघोष आपको देखना है, अघोष को पक्का कर लो भाई। क वर्ग का पहला और दूसरा क, ख होता है। च वर्ग का पहला और दूसरा च, छ होता है। ट वर्ग का पहला दूसरा च, छ होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा निकाल लो, ठीक है। और इसमें तीनों श होते हैं, श, श और श। ये अघोष को पक्का कर लो, सघोष अपने आप पक्का हो जाएगा। इनको निकाल लो, जो इनमें नहीं आता वो सघोष में आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स ये अघोष में आते हैं, ठीक है। और इनको छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवा या जितने भी अ, आ, ई स्वर जितने भी बच गए वो सारे सघोष में आते हैं। और नियम क्या था कि क, च, ट, त, प पहले वर्ग के बाद जब प्लस से परे सघोष हो, सघोष मतलब पहला, दूसरा और तीनों स ना हो और चाहे कुछ भी हो, तो होता क्या है, इन पहले का क, च, ट, त, प इनका तीसरे में परिवर्तित हो, ये तीसरे में बदल जाते हैं, तीसरे में इनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे क यदि है तो क का तीसरा होता है क, ख और ग, तो क जो है ग में बदल जाएगा।
च जो है ज में बदल जाएगा, ट जो है ड में बदल जाएगा, और त जो है त थ द में बदल जाएगा, प फ ब में बदल जाएगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आइए इससे कुछ उदाहरण देखने हैं, बड़े ध्यान से देखें इसको। अघोष और सघोष का मतलब आपको समझ आना बहुत जरूरी है। जब तक अघोष और सघोष आपको समझ नहीं आएगा, जब तक ये जसत्व संधि आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। अघोष को याद रखो, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स ये अघोष में होते हैं, और जो इसमें नहीं होता वो सारे सघोष में होते हैं। और ये प्लस से पहले सघोष की डिमांड करता है, सघोष मांगता है, ठीक है। अब देखो, जैसे वाक जमा ईश, ये है। अब आप देखो हमारा जो नियम है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो यहां पर पहला है, प्लस से पहले आपको पहला मिलेगा, क च ट त प, इन में से कोई एक मिलेगा पक्का, और परे जो है सघोष मिलेगा। अब ई स्वर है, स्वर तो सघोष में आता है, स्वर प्लस इनको छोड़ के सारे सघोष में आते हैं। तो क का तीसरा बन जाएगा क ख ग, और जब इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा वागीश, ये वागीश बन जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे अप जमा ज, ये है, ठीक है। अब प्लस से पहले प है, यानी पहला है। प्लस से पहले आपको याद रखना कि यहां पहला होना चाहिए, हर वर्ग का पहला होना चाहिए अपने वर्ग का, और वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलता है। यानी प जो है अपने ही तीसरे में जाएगा, क अपने तीसरे में ही आया, ठीक है। इधर क्या है ज। अब आप देखो ज च छ ज, च छ होता तो वो तो अघोष में हो जाता, क्योंकि पहला दूसरा तो अघोष में होता है। अब यहाँ तो सघोष है और इधर सघोष ही चाहिए हमें, तो ये प का तीसरा क्या हो जाएगा, अब्ज, ये बन जाएगा। प का तीसरा हो जाएगा प फ ब, और ये अब्ज बन जाएगा, ठीक है। जैसे और देख लो आप एग्जाम्पल, जैसे जगत जमा ईश, ये है। अब शुरू में पहला वर्ण है और परे जो है सघोष है। सघोष का कैसे पता लगा, स्वर सारे सघोष में होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा ये भी सघोष में होता है। बस सीधा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ यार, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स, ये अघोष में होते हैं। और जो अघोष में नहीं है, माने वो जितने भी बच गए वर्ण वो सारे सघोष में होते हैं, ठीक है। और परे सघोष चाहिए हमें, यहाँ पहला वर्ण चाहिए, परे सघोष चाहिए, प्लस से परे, तो क्या हो जाएगा, वो तीसरे में हो जाएगा। अब जगत जमा ईश, परे सघोष है, स्वर है, देखो तो त का तीसरा क्या बनता है, त थ द, ये बन जाएगा जगदीश, ये बन जाएगा जगदीश, ठीक है। ये है हमारी पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। जैसे और देख लो आप एक आधा एग्जाम्पल, जैसे षट जमा विंशति, ये आप जब संख्याएं पढ़ते हैं ना तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये यहाँ ऐसे कैसे हो गया। अब देखो यहाँ पर शुरू में ट पहला है, और प्लस से परे जो है वो कौन सा पड़ा है, वो प्लस से परे क्या है, हमारा सघोष है, क्योंकि सघोष में आता है ये। तो जब परे सघोष होता है तो ट अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। षड्विंशति कई बार आपको लिखा मिलता है, तो वो इसलिए मिलता है षड्विंशति हो जाएगा। षड्विंशति 26 को कहते हैं, 26 को षड्विंशति कहते हैं। षट्विंशति, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो षट जमा विंशति होता है, और जब इसको हम संधि बना देंगे तो षड्विंशति बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये थी हमारी पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। और आप ये देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। एक एग्जांपल और देखो, जैसे दिक जमा अंबर, दिक जमा अंबर, तो देखो यहाँ पर क है और परे सघोष है, और हमारी शर्त भी यही है, इधर पहला होना चाहिए और परे सघोष होना चाहिए। जब हमारी ये शर्त काम करती है तो कोई और नियम यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो क का जो है तीसरा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, दिगंबर, ये बन जाएगा। देखो अ इसमें मिल जाएगा तो ये ग पूरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा दिगंबर, ठीक है, दिगंबर।
इसको कहते हैं दिगंबर। दिशा ही हैं वस्त्र जिसके, ठीक है, उनको दिगंबर कहते हैं। जो दिशाओं को ही अपने कपड़े समझते हैं, वस्त्र मानते हैं, उनको दिगंबर कहते हैं, ठीक है। तो दिक जमा अंबर बन जाएगा दिगंबर। आप कहीं भी जाकर के देखिए, किसी भी तरह का उदाहरण देखिए, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। परे यदि सघोष मिल रहा है और शुरू में आपको पहला वर्ण मिल रहा है, तो पहले के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ये थी हमारी व्यंजन संधि का पहला, हमने पढ़ा जसत्व संधि, यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और यदि वास्तव में बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको वीडियो को लाइक करें। और शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।